अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम इसमें डिस्कस करेंगे फास्ट एंट्रेंस टेस्ट 2026 में आए हुए क्वेश्चंस को एंड पर्टिकुलरली हम उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि एनालिटिकल सेक्शन और बेसिक मैथ सेक्शन से थे। एनालिटिकल सेक्शन और बेसिक मैथ सेक्शन आप ड्यूरिंग योर एफएससी और ए लेवल्स प्रिपेयर नहीं कर रहे होते। सो टेस्ट के अंदर इन टॉपिक्स में से जब सवाल आता है तो वो स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली चैलेंज होता है। सो इन दिस वीडियो ना सिर्फ हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि टेस्ट में आए हुए हैं, बल्कि हम उनके स्मार्ट सॉल्यूशंस पर भी बात कर रहे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो इन दैट क्वेश्चन कहा गया फाइंड मिसिंग नंबर। आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है और यहां पर आप ये नंबर्स देख सकते हैं जो कि एक सीक्वेंस में मौजूद हैं और यहां पर ये जो क्वेश्चन मार्क है इससे एक्चुअली हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इन क्वेश्चंस को करने की टेक्निक ये होती है कि हम हिट एंड ट्रायल अप्रोच के साथ जाते हैं। लाइक आप इसके अंदर कुछ ना कुछ सोचते हैं पहले कि यहां पे हो सकता है ये पैटर्न हो, उसे हिट करते हैं, उसका ट्रायल करते हैं। अगर वो फुलफिल हो जाए तो हो जाए, नहीं तो फिर कोई और पैटर्न सोचते हैं। लाइक यूजुअली हम स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कि क्या कुछ इसमें ऐड हो रहा है या कोई मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर, क्या इसमें कुछ सब्ट्रैक्शन हो रही है या कुछ डिवीजन हो रही है। सो यूजुअली स्टूडेंट्स जब इस तरह का सवाल कर रहे होते हैं तो उनकी अप्रोच ये होती है कि वो फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, सेकंड को थर्ड से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और थर्ड को फोर्थ से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो ऑब्वियसली अप्रोच गलत नहीं है, लेकिन समटाइम्स ये काम नहीं करती। सो हम यहां पर एक और आइडिया एक्चुअली डिस्कस करने जा रहे हैं और उस आइडिया के लिए जो मैं टिप आपको देने लगा हूं वो ये है कि हमें समटाइम्स क्या करना होता है कि पूरे सीक्वेंस को देखना होता है कि ओवरऑल हो क्या रहा है और वहां से हम एक जजमेंट डेवलप करते हैं। जैसा कि अगर मैं यहां पर आपको बताऊं तो 21 को बजाय इसके कि मैं 45 से कनेक्ट करूं, 21 को मुझे 23 से कनेक्ट करना चाहिए और फिर 23 आगे 25 से कनेक्ट होगा। सो सीम्स लाइक ये कनेक्शन जो है वो एक अप्रोप्रिएट कनेक्शन है। अब आप देखें तो 21 में अगर मैं 2 इंक्रीज कर दूं तो 23 में अगर हम 2 इंक्रीज कर दें तो 25 और यहां पर ये समझ आती है कि फिर एक और नंबर छोड़कर अगर आप आगे इस क्वेश्चन मार्क पे लैंड करते हैं तो यहां पर भी आपको 2 इंक्रीज करना होगा। सो 25 में 2 इंक्रीज करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 27। तो यहां से समझ आती है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह 27 आएगा और आप नोटिस करें सो इट इज इन चार्ली ऑप्शन। सो वी कैन से कि चार्ली इसका आंसर है। लेकिन यहां पर जो दरमियान में हमने नंबर छोड़े हैं बेटे उनमें भी पैटर्न होना चाहिए और आपको देख लेना चाहिए कि उसमें पैटर्न हो। सो यहां पर वो जो हमने नंबर छोड़े हैं 54 से 45, आप देखें तो 54 से 45 पे आते हुए 9 माइनस हो रहा है, 45 से 36 पे आते हुए भी 9 माइनस हो रहा है और 36 से 27 पे आते हुए भी 9 माइनस हो रहा है। सो इसके अंदर भी बहरहाल पैटर्न एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहां पर हम इस क्वेश्चन मार्क को जज कर चुके हैं कि इसका आंसर 27 है और इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप ऑब्जर्व करें सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गलत आंसर करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ें तो कहा जा रहा है कि इफ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, तो कोई एक आर्टिकल है और उसकी जो प्राइस है उसे क्या किया जाता है, इंक्रीज्ड बाय 20%। उसकी कीमत को पहले 20% बढ़ा देते हैं एंड देन और फिर क्या किया जाता है, उससे की उस प्राइस को क्या कर दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है 20%। यानी पहले 20% बढ़ाया और फिर 20% कम कर दिया। अब आपसे कहा जा रहा है व्हाट इज ओवरऑल चेंज, तो आप बताएं कि ओवरऑल चेंज क्या होगा। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को यूजुअली जब देखते हैं तो वो यही अप्रोच उनके दिमाग में होती है कि अच्छा 20% बढ़ाया था, 20% कम कर दिया है तो कोई चेंज तो आया नहीं और हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अल्फा आंसर कर देते हैं नो चेंज। बट लेट मी टेल यू कि इस तरह के सवालों में कभी भी आंसर नो चेंज नहीं आता। याद रखिएगा कि सेम परसेंटेज से बढ़ाकर कम करें या कम करके बढ़ाएं, हमेशा आंसर शुरू के आंसर से कम हो जाता है। यानी कि ओरिजिनली उसकी जो भी प्राइस होगी तो इन दोनों चेंजेस के बाद 20% इंक्रीज करके 20% डिक्रीज करने के बाद जो आंसर आएगा वो शुरू की प्राइस से लाजमी तौर पे कम ही होगा।
सो एक तो आप इस की फैक्ट को याद रखें कि वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब नो चेंज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और इंक्रीज का भी सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ये दो ऑप्शन तो स्ट्रेट अवे डिलीट हो गए। आपने सिर्फ फोकस करना है डिक्रीज वाले ऑप्शंस पे, और अगर ऑप्शंस में एक ही डिक्रीज वाला ऑप्शन होगा फिर तो और अच्छी बात है, आप आंखें बंद करके उसे आंसर कर सकते हैं। यहां पर राइट नाउ दो ऑप्शंस हैं डिक्रीज वाले, सो मुझे इसमें मजीद कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि वो जो डिक्रीज हो रहा है वो 2% डिक्रीज हो रहा है या 4% डिक्रीज हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? सबसे पहले हमने करना यह है कि वो जो भी आर्टिकल है उसकी कुछ ना कुछ प्राइस होगी जिसका मुझे नहीं पता। सो मैं राइट नाउ क्या करने लगा हूं, उसकी प्राइस को कंसिडर कर रहा हूं कि वो क्या है, वो 100 है। सो इस तरह के सवालों में जिनमें ये परसेंटेज इन्वॉल्व होती है और आपने इन चीजों को हैंडल करना होता है, तो अगर आपको किसी चीज की वैल्यू नहीं पता, किसी चीज की प्राइस नहीं पता, तो आप 100 ले सकते हैं। सो उससे हमें अंडरस्टैंडिंग में आसानी मिलती है। खैर, अब यहां पर मैंने लेट से प्राइस ले ली है 100। अब होगा क्या, तो पहले इस 100% में 20% इंक्रीज है। तो 20% इंक्रीज का मतलब क्या होता है कि वो जो वैल्यू 100 थी उसका अब आपको कितना लेना है, उसका 120% लेना है। ये इसकी लॉजिक बनती है। याद रखिएगा कि 20% अगर बढ़ाने को कहा गया है तो 100 में बढ़ाना है, अगर आपको कहा जा रहा है 20% कम करना है तो 100 में से वो कम करना है, और इसी तरह से अगर 15% बढ़ाना है तो 100 में बढ़ाना है, 15% कम करना है तो 100 में कम करना है। सो हम इस तरह से डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को करेंगे। सो यहां पर अब आप इसको सॉल्व कर लें तो ये क्या बनेगा, ये 100 है और ये 120% का मतलब क्या होगा, 120/100 हो जाएगा ना। सो ये 100 से कैंसिल होगा, तो इसका मतलब है कि वो जो हमने बात शुरू की थी 100 से, तो 100 से अब हम 120 पे आ चुके हैं। सो अब बच्चे जो बात अगली होनी है वो 120 पे होनी है, क्योंकि ये वैल्यू हो चुकी है बढ़कर। अब कहा यह जा रहा है कि इसके अंदर डिक्रीज आएगा कितना, 20% का। तो अब वैल्यू क्या है, 120 है। पहले वैल्यू क्या थी, 100 थी, उसमें आपने 20% बढ़ाया था। अब आपने क्या करना है, 20% कम करना है। सो मैंने फिर वही बात आपसे कही कि जब आपने कम करना है या बढ़ाना है तो वो 100% में बढ़ाना होता है। सो यहां पे जब आप 20% कम करेंगे तो वो 100% में से 20% कम करेंगे और वो हो जाएगा 80%। तो यहां पे अब आप लेंगे 120 का 80%, तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। तो 20% डिक्रीज करने का मतलब है कि अब आपने 80% लेना है, 20% इंक्रीज करने का मतलब है कि आपने 120% लेना है। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो यहां पर ये 120 है इंटू 80% का मतलब क्या होगा, 80/100। तो यहां पर ये 2 जीरोस को आप इन 2 जीरोस से कैंसिल कर दें। सो 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 96। तो ये आपने दोनों काम कर लिए, और अब आप देखें तो हमने स्टार्ट किया था 100 से और अब हम 100 से वो दोनों काम करने के बाद आ किस पे गए हैं, 96 पे आ गए हैं। तो एक चीज तो बड़ी क्लियरली नजर आ रही है कि डिक्रीज हुआ है, जो कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि हमेशा ही डिक्रीज होता है। और क्योंकि 100 के कंपैरिजन में कितना डिक्रीज हुआ है, 4 डिक्रीज हुआ है। क्लियरली वी कैन सी कि यहां पे 4 डिक्रीज हो रहा है। सो यहां पर मैं आंसर भी क्या करूंगा, 4%। चार्ली इसका आंसर कर दिया जाएगा। अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो यहां पे फाइंड द मिसिंग टर्म। इस बार अगेन आपको मिसिंग टर्म को जज करना है, एंड हियर वी हैव अनदर सीक्वेंस, एक और सीक्वेंस मौजूद है। अब बेटे यहां पर पैटर्न क्या होगा, तो अगेन वही बात है, हिट एंड ट्रायल करना होगा, मुख्तलिफ तरह सोचना होगा। सबसे पहले जो इंसान के दिमाग में ख्याल आता है वो यही आता है कि देखते हैं कि क्या कुछ ऐड करके बन रहा है। जैसे 1 में अगर 1 ऐड करें तो 2 आता है, 2 से अगर 6 पे जाना हो तो 2 में 4 ऐड करें तो 6, 6 से 15 पे जाना हो तो 6 में 9 ऐड करें तो 15। तो हो सकता है कि यहां तक देखकर कुछ बच्चों को लगे कि ये तो कोई पैटर्न ही नहीं है, लेकिन यहां पर ही पैटर्न एग्जिस्ट करता है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू सी द थिंग्स, आपका अपना नॉलेज कैसा है और आप चीजों को देखते कैसे हैं। अब जैसा कि यहां पर मैं एक और काम कर लेता हूं, ये 15 से अगर हम 31 को देखें तो कितना ऐड हो रहा है, 16 ऐड हो रहा है। अब ये जो नंबर्स ऐड हो रहे हैं दीज आर स्पेशल नंबर्स। उसकी रीजन ये है कि यहां पर ये जो 1 है इसे मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूं,
ये जो 4 है इसे मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूं, ये जो 9 है इसे हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये जो 16 है इसे मैं 4 स्क्वायर लिख सकता हूं। सो सीन ये है कि पहले 1 स्क्वायर ऐड हुआ, फिर 2 स्क्वायर ऐड हुआ, फिर 3 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर। सो अब हम बहुत क्लियर हैं कि अगली बार क्या होगा, 5 स्क्वायर ऐड होगा, और 5 स्क्वायर होता है 25। तो अगली बार जब हमें ऐड करना है तो 25 ऐड करना है। तो जब आप 31 के अंदर 25 ऐड कर देंगे तो इट विल बी 56। सो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 56 आएगा। और आप नोटिस करें तो 56 कहां पर मौजूद है, इट इज इन चार्ली ऑप्शन, तो चार्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन दैट क्वेश्चन कहा गया है व्हेन ए एंड हिज सन, सो देयर आर टू कैरेक्टर्स, फर्स्ट कैरेक्टर इज ए and the second character is his son, team up। तो जब वो दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं, इकट्ठे काम करते हैं, they get a job done in 20 hours। तो वो एक काम है उसे कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं कितनी देर में, 20 hours के अंदर। बट इफ ए वर्क्स सोलो, अगर ए अकेला काम करता है, ही फिनिशेस इट इन 30 hours। तो वो अकेला अगर काम करेगा तो उसे कितने आवर्स लग रहे हैं, उसे 30 आवर्स लग रहे हैं। सो आपसे कहा यह जा रहा है हाउ मैनी आवर्स वुड द सन। तो अब आपसे पूछा जा रहा है आवर्स की तादाद, हाउ मैनी आवर्स। सो आपसे आवर्स की तादाद पूछी जा रही है, वुड द सन नीड, जो कि उसके बेटे को चाहिए होंगे, इफ ही हैड टू डू द इंटायर जॉब बाय हिमसेल्फ, कि अगर वो पूरा काम उसको करना पड़े, यानी कि वो पूरे की पूरी जॉब, एंटायर जॉब अब अगर उसके बेटे ने करनी है, सो आपको ये बताना है कि कितने आवर्स लगेंगे वर्किंग एट हिज यूजुअल पेस, यानी कि उसी पेस के ऊपर जिस पेस पे वो अपने वालिद साहब के साथ काम कर रहा था, अब जब वो अकेला काम करेगा तो उसे कितना टाइम लगेगा। सो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए वी हैव अ ट्रिक। उस ट्रिक को समझने के लिए यहां पर सबसे पहले लेट से कि जो उसका सन है उसे कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, और उसे मैं नाम दे रहा हूं लेट से यहां पर बी। अब यहां पर जो ट्रिक है, जो फॉर्मूला है, वो ये है कि अगर दो लोग मिलकर काम करते हैं, लाइक एक कोई शख्स है जिसको ए आवर्स लगते हैं, कोई दूसरा शख्स है जिसको बी आवर्स लगते हैं, और दोनों मिलकर काम करते हैं, तो कितना टाइम लगेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप दोनों के आवर्स का प्रोडक्ट करते हैं, डिवाइडेड बाय दोनों के आवर्स का सम कर दिया जाता है, तो इससे आपको पता चल जाता है कि कितना टाइम टोटल लगेगा। जैसा कि यहां पर एक शख्स ए है, लेट से जो उसको टाइम लगता है वो ए आवर्स लगते हैं, फिर उसका जो बेटा है उसे मैंने बी कहा है, लेट से उसको जो आवर्स लगते हैं वो कितने हैं, वो बी हैं। सो दोनों जब मिलकर काम करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट, दोनों के आवर्स का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों के आवर्स का सम, तो इतना टाइम लगेगा। दिस इज द फॉर्मूला। अब यहां पर हमने ये देखा कि जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो उन्हें कितना टाइम लग रहा है, 20 आवर्स। सो इसका मतलब है कि ये सारा कुछ करने से क्या आंसर आएगा, वो 20 आवर्स आएगा, क्योंकि जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 20 आवर्स लग रहे हैं एज पर द स्टेटमेंट। अब यहां पर मजीद आपसे यह भी कहा जा रहा है कि जब ए जो है वर्क्स सोलो, कि जब ए अकेला काम करता है तो वो काम को फिनिश कर देता है कितने आवर्स में, 30 आवर्स में। तो यहां से मुझे यह समझ आती है कि अगर मुझे ए के आवर्स की बात करनी हो तो वो कितने हैं, वो 30 हैं। सो यहां पर आप क्या करेंगे, ए की जगह 30 प्लेस करें, आगे साथ बी मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे भी ए की जगह 30 प्लेस करें, और आगे प्लस बी है, और ये इक्वल किसके होगा, 20 के हो जाएगा। सो आपने उसी ट्रिक के अंदर वो जो ए के नंबर ऑफ आवर्स हैं उन्हें प्लग इन कर देना है, और अब आपको यहां से बी के बारे में पता चल जाएगा। और यही हम फाइंड करना चाहते थे कि बी उसका बेटा है तो उसके बेटे को कितना टाइम लगेगा, तो अब आपको यहां से फाइंड आउट कर लें। सो वो तरीकाकार क्या होगा, यहां पर न्यूमरेटर में 30 बी है, तो ये 30 बी को मैं एज इट इज रहने दे रहा हूं, और इक्वल ये जो तमाम चीज यहां पर डिवाइड हो रही है इधर जाकर मल्टीप्लाई होगी, तो 20 30 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 600, और आगे प्लस ये जो 20 है बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये 20 बी हो जाएगा। अब यहां से आपको क्योंकि बी फाइंड करना है तो 20 बी इधर आकर माइनस होगा, तो यहां पर ये 10 बी,
और ये किसके इक्वल होगा 600 के। सो यहां पर आप इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल करेंगे तो बी को फिर कितना टाइम लगेगा, तो बी को 60 आवर्स लग रहे होंगे जब वो अकेला काम करेगा। सो ऑप्शंस में देखें तो 60 आवर्स कहां पर मेंशन्ड है, इट इज इन अल्फा ऑप्शन, सो अल्फा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। सो इन दैट क्वेश्चन कहा गया सिस्टम स्टैंड फॉर दिस नंबर, देन आपने बताना है कि जो स्टेम है वो किसके लिए स्टैंड करेगा। सो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के सवाल हमें बहुत से फास्ट के टेस्ट के अंदर रिपोर्ट हुए हैं कि इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं। सो यहां पर इन्हें करना कैसे है, सो आप सबसे पहले देखें तो सिस्टम के अंदर वी हैव 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 लेटर्स, और आप देखें तो सिस्टम जिसके लिए स्टैंड कर रहा है उसमें नंबर्स मौजूद हैं और वो 1 2 3 4 5 6 नंबर्स मौजूद हैं। सो यहां पर एक कनेक्शन ये बन सकता है, जैसा कि अगर ये देखें तो ये 2 5 2 1 4 6 है ना। सो मैं यहां पर अगर लिख दूं 2 5 2 1 4 6, तो यहां पर जो एक लॉजिक डेवलप हो रही है आप नोटिस करें तो S के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पे 2, और फिर से आप देखें तो S के कॉरेस्पॉन्डिंग 2, तो यहां पर ये मैं कह सकता हूं कि S का मतलब 2 है, और फिर इसी की बेस पर y के कॉरेस्पॉन्डिंग 5 है तो y का मतलब 5, t का मतलब 1, e का मतलब 4 और m का मतलब 6, ये हम ले रहे होंगे। सो यहां पर अगर हम बात करें इसकी, दैट इज स्टेम, तो स्टेम के अंदर आप देखें जो लेटर्स इन्वॉल्व हैं वो उसी सिस्टम के ही लेटर्स में से कुछ लेटर्स उठाए गए हैं। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, तो सिस्टम में ये जो S था इसका मतलब 2 था, तो यहां पर स्टेम में भी ये जो S है इसका मतलब हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। फिर T का मतलब क्या लिया जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं T का मतलब 1 था, सो यहां पर भी आप T का मतलब 1 लेंगे। E का मतलब क्या होगा, यहां पर आप देख सकते हैं E का मतलब 4 था, तो यहां पर भी आप E के लिए 4 ले लेंगे। और M से क्या मुराद है, यहां पर आप देख सकते हैं M का मतलब 6 है, तो यहां पर ये 6 आ जाएगा। सो इसका मतलब ये होगा कि ये जो स्टेम वर्ड लिखा है ये स्टैंड करता है 2146 के लिए। अब आप नोटिस करें तो 2146 कहां पर आपको नजर आ रहा है, सो इट इज इन चार्ली ऑप्शन, तो चार्ली इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट से इस तरह के क्वेश्चंस को देख सकते हैं, और ये कोडिंग एंड डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, सो यहां पर एक इक्वेशन दी गई है और इस इक्वेशन से आपको कहा जा रहा है कि x की वैल्यू निकालें। तो यहां पर अगर आपको एक छोटी सी बात पता होगी तो यह सवाल बहुत आसान हो जाएगा। अब वो छोटी सी बात क्या है, वो छोटी सी बात ये है कि लेट्स से वी हैव अ कांस्टेंट a, कोई एक पॉजिटिव कांस्टेंट a है, तो a स्क्वायर रूट ओवर a लिखा है, या फिर a ओवर स्क्वायर रूट a लिखा हुआ है। तो इस तरह की अगर सिचुएशन है तो क्या होगा, तो अगर वो जो स्क्वायर रूट ऊपर मौजूद है तो वो स्क्वायर रूट आप नीचे शिफ्ट कर देंगे और वो a एज इट इज रहेगा, और फिर ऊपर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह से अगर स्क्वायर रूट नीचे मौजूद है तो वो ऊपर a के साथ शिफ्ट हो जाएगा और नीचे 1 होगा, और इस केस में आपको पता है 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 1 डिनोमिनेटर में है। अब आप इसी थॉट के साथ आए तो यहां पर 2 ओवर स्क्वायर रूट 2, अब यहां पर ये x माइनस मौजूद है और आगे आप 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 देख रहे हैं, तो राइट नाउ ये स्क्वायर रूट 2 नीचे है तो ये स्क्वायर रूट 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 2 के साथ, और नीचे 1 रह जाएगा, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। और इक्वल के दूसरी तरफ भी क्या है, वो स्क्वायर रूट 2 मौजूद है। सो यहां पर ये x एज इट इज, और ये माइनस स्क्वायर रूट 2 इधर जाएगा तो प्लस स्क्वायर रूट 2 होगा। तो जैसे a प्लस a 2a होता है, तो स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x। अब आपको अगली बात ये पता होनी चाहिए कि ऑप्शंस में ये चीज 2 स्क्वायर रूट 2 लिखी कहां पर हुई है। सो क्लियरली ये लिखी है बीटा ऑप्शन में, क्योंकि स्क्वायर रूट 8 को ही 2 स्क्वायर रूट 2 कहते हैं। एंड द लॉजिक इज वेरी सिंपल कि जो स्क्वायर रूट 8 है उसे आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और उसका स्क्वायर रूट ना।
अब ये जो 4 है ये स्क्वायर रूट से फ्री होगा तो ये 2 हो जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ ये वाला 2 रह जाएगा। सो स्क्वायर रूट 8 क्या होता है? 2 स्क्वायर रूट 2 होता है। सो इस सारी चीज को आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट 8 और वो बीटा में मौजूद है। सो दैट इज व्हाई बीटा इसका आंसर हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आप अगर इन रिजल्ट्स को आपको पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी हैंडल कर लेंगे। अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और एक और आइडिया पे बात करते हैं। यहां पर आप देखें, सो वी हैव सम रेडिकल साइंस और ये फ्रैक्शंस हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले यहां पर ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 98 लिखा है, हम ये जानते हैं कि ये जो 98 है इसे मैं लिख सकता हूं 49 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिनोमिनेटर में वी हैव 7 है। मजीद यहां पर आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई ये 3 लिखा है और 3 के साथ नीचे ये जो स्क्वायर रूट 12 है, तो 12 को मैं लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और इस पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। और आगे यहां पर 72 लिखा है, तो 72 को लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई बाय 2 और इस पे भी स्क्वायर रूट होगा और डिनोमिनेटर में क्या मौजूद है? वो 6 मौजूद है, तो वो आ जाएगा। अब यहां पर ये जो 49 है ये स्क्वायर रूट से फ्री होगा, 7 होगा और यहां पर ये स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी आप देख सकते हैं 7 मौजूद है मल्टीप्लाई। यहां पर न्यूमरेटर में क्या है? इट इज 3 और डिनोमिनेटर में 4 है, स्क्वायर रूट से फ्री होगा, 2 होगा और स्क्वायर रूट किस पे आ जाएगा? 3 पे आ जाएगा। और आगे हम देखें तो 36 पे स्क्वायर रूट है वो 6 होगा और स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी आपको 6 नजर आ रहा है। तो अब आप सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएंगे, 7 7 से कैंसिल होगा, 6 6 से कैंसिल होगा, तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। मजीद यहां पर आप नोटिस करें तो ये जो स्क्वायर रूट 2 है इस स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा होगा। और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? आप फोकस करें तो डिनोमिनेटर में यहां पे 2 नजर आ रहा है आपको और ये जो 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 है ये क्या बन जाएगा? ये स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा एज पर द फैक्ट जो कि हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। सो फाइनली आप देखें तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 2 रह जाएगा, वो 2 इस 2 से कैंसिल होगा। सो ओवरऑल सिंप्लीफिकेशन के बाद ये स्क्वायर रूट 3 रह जाएगा। सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, टेस्ट में आ चुका है, दैट इज व्हाई मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। सो इसमें आपने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है और स्क्वायर रूट 3 बच जाएगा और आप देखें तो वही स्क्वायर रूट 3 कहां पर मौजूद है? बीटा ऑप्शन में, तो बीटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन को। इन दैट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि टी जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, वो क्योंकि ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है ना। देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी, तो आपसे टी की वैल्यू पूछी जा रही है और टी की आपने ऐसी वैल्यू बतानी है कि ये जो सारी चीज है ये क्या बन जाए? ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप टी की ऐसी वैल्यू यहां पर ढूंढें। इस क्वेश्चन को करने की जो टेक्निक है, जो इसका ट्रिक है, वो ये है कि आप बैक सॉल्व अप्रोच यूज करें। यानी कि वो जो आपसे टी की वैल्यू पूछी जा रही है, वो जो भी टी की वैल्यू है वो ऑप्शंस में मौजूद है। आप क्या करेंगे कि ऑप्शंस में जो टी की वैल्यू है इसे बारी बारी इसके अंदर प्लग इन करें और देखें कि टी की कौन सी वैल्यू रखने से ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो जहां पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा वही इसका आंसर होगा। अगर हम टी की जगह 1 रखें, अल्फा ऑप्शन में 1 है, तो जरा चेक करते हैं ना। यहां पर अगर मैं टी की जगह 1 रखता हूं तो ये होगा स्क्वायर रूट 2 और ये साथ क्या है? एक्स स्क्वायर है, प्लस यहां पे टी की जगह 1 रखेंगे 1/1, यहां पे सिर्फ x रह जाएगा, प्लस जब आप टी की जगह यहां पे 1 रखेंगे तो ये 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 512 हो जाएगा। अल्टीमेटली अगर आप देखें तो ये कोई कंप्लीटिंग स्क्वायर का कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा, जो कि हमें यहां पे कहा जा रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अब यहां पर मैं आप लोगों को सिंप्लीफाई करके दे रहा हूं इसके राइट आंसर को, जो कि क्या है? जो कि एक्चुअली चार्ली है 2। अब आप देखिएगा मैं यहां पे 2 को प्लग इन करता हूं और उससे क्या होगा? ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। चेक करते हैं इस चीज को। यहां पर ये स्क्वायर रूट 2 है और इसके साथ ये जो t पड़ा है इसकी जगह भी आप 2 लगा देंगे, जो कि स्क्वायर रूट के अंदर ही है। साथ इसके x स्क्वायर आप देख रहे हैं। मजीद यहां पर क्या है? प्लस 1 ओवर इस t की जगह भी आप 2 लगाएंगे, क्योंकि t की जगह हम 2 रख रहे हैं। साथ x है, प्लस यहां पर भी 1 ओवर स्क्वायर रूट और ये 512 है और मल्टीप्लाई बाय t की जगह यहां पर भी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी।
अब यहां पर ये बन रहा है 2 2 ज़ा 4 और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 होगा, तो दैट विल बी एक्चुअली 2x स्क्वायर। मजीद आप यहां पे नोटिस करेंगे तो ये क्या बन रहा है, ये 1/2x मौजूद है और प्लस अगर आप यहां पे देखें तो ये बनेगा 1080 और 1080 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 1/32 आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी। अब आप यहां पर 2 को क्या ले लें, कॉमन ले लें। तो जब आप 2 को कॉमन लेंगे तो इट विल बी x स्क्वायर। 2 को कॉमन लेने से ये बनेगा 1/4x और प्लस 2 को कॉमन लेने से ये बनेगा 1/64। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा ना। अब आप नोटिस कर सकते हैं कि ये 2 एज इट इज है, इस x को मैं x स्क्वायर लिख लेता हूं। ये जो 1/64 है इसे हम 1/8 स्क्वायर लिख लेते हैं और प्लस ये जो 1/4x है इसे 2 इंटू एक्स इंटू 1/8 लिखा जा सकता है। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल सी कि 1/4x बनेगा। अब आप नोटिस करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये तमाम बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर और साथ बाहर क्या मौजूद है, 2 मौजूद है। सो फाइनली वी कैन सी कि यहां पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। और वो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना, जब मैंने t की वैल्यू क्या ली है, 2 ली है। सो इस क्वेश्चन में बैक सॉल्व अप्रोच से जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, चार्ली 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें। सो हियर वी हैव अ फिगर और हमें इस तरह के क्वेश्चंस पी टेस्ट में देखने को मिलते हैं। सो इन दैट क्वेश्चन कहा यह जा रहा है जी कि इन द फिगर बिलो OAC इज सेक्टर ऑफ सर्कल। सो ये जो आपको OAC, ये जो तमाम फिगर नजर आ रही है, ये क्या है, ये सर्कल का सेक्टर है विद सेंटर O। और यहां पर यह भी बता दिया गया है कि O के ऊपर यहां पे सेंटर है और सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो आप देख सकते हैं वो 90 डिग्री का एंगल है। सो हमने करना क्या है, तो हमने यहां पर एरिया फाइंड करना है किसका, शेडेड रीजन का। सो ये जो आप रीजन देख रहे हैं जो कि शेड हुआ है, मुझे इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए जो मैं अप्रोच यूज करूंगा वो क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले ये जो कंप्लीट सेक्टर है तो हम इस सेक्टर का एरिया देखते हैं। सो यहां पर पहला काम मैं ये करूंगा कि मैं एरिया ऑफ सेक्टर को कैलकुलेट करूंगा और उस एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर मैं इस हिस्से का एरिया निकाल दूं, आप जरा गौर करें तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज अ राइट ट्राइंगल। तो अगर मैं इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो अल्टीमेटली यही एरिया रह जाएगा ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से मैं माइनस करूंगा यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये इस क्वेश्चन को करने की मेरी अप्रोच होगी। अब यहां पर इसे हैंडल कैसे करना है, तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि एरिया ऑफ सेक्टर की बात कर लेते हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर का आप फॉर्मूला जानते हैं, हाफ आर स्क्वायर थीटा। आप सब लोग ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। यहां पर आर रेडियस है और थीटा क्या है, वो सेंट्रल एंगल है जिसे हम रेडियंस में लेते हैं। अब यहां पर अगर एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें तो वो क्या होगा, हाफ आर स्क्वायर, रेडियस क्या है, तो यहां पर ये सर्कल का सेंटर है और सेंटर से लेके ये सर्कल की बाउंड्री है, तो दिस विल बी द रेडियस। और आपको रेडियस बता दिया गया है कि वो 21 है। तो हाफ आर स्क्वायर 21 स्क्वायर और आगे आएगा थीटा। थीटा क्या है यहां पर, सो क्लियरली देख सकते हैं कि जो सेंट्रल एंगल है वो 90 डिग्री का है और रेडियन में जब उसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, π/2 लिखेंगे, क्योंकि हम इस फॉर्मूले में जो एंगल लिखते हैं वो रेडियंस में लिखते हैं। उसके बाद हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो क्लियरली देखा जा सकता है ये जो ट्राइंगल है ये भी राइट ट्राइंगल है ना, बिकॉज यहां पर 90 का एंगल है। तो राइट ट्राइंगल के अंदर एरिया आप बड़े आराम से निकाल लेते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले से। तो हाफ बेस क्या है, वो 21 है और इस ट्राइंगल की अगर आप हाइट देखें तो वो क्या है, वो 13 है, वो भी आपको बताई गई है। तो हाफ बेस है 21 और हाइट है 13। सो इस तरह से आपको एरिया मिल जाएगा। अब अगला काम क्या है, वो इसकी कैलकुलेशन है, इसकी सिंप्लीफिकेशन है। तो अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ आ रहे हैं। सो ये कैसे की जाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर जो चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो ये है कि 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, यहां पर भी 21 है, यहां पर 21 का स्क्वायर है। तो हाफ और 21 इसको हम यहां पे क्या ले लेंगे,
कॉमन ले लेंगे। तो इन दो सेक्शंस को जब कॉमन ले लेंगे तो ये हाफ भी बाहर आ चुका है, 21 स्क्वायर है, 21 बाहर आ चुका है, तो यहां पे क्या रह गया है, 21 रह गया है। और ये डिनोमिनेटर में 2 है तो मैं इसको प्लेस कर रहा हूं। और यहां पर आप देखें तो ये पाई लिखा है, लेकिन आप अगर ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शंस में कहीं पर भी पाई मौजूद नहीं है। सो मुझे इस पाई को हैंडल करना होगा। सो मैं क्या करूंगा, यहां पर हम रिकॉल करेंगे उस बेसिक रिजल्ट को कि पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, 22/7। तो मैं यहां पर पाई की उस वैल्यू को लाने जा रहा हूं। तो यहां पर ये 2 मैं ऑलरेडी 21 के नीचे शिफ्ट कर चुका हूं, तो पाई की जगह मैं लिखूंगा 22/7। तो मैं इसको इस तरह से लिख लूंगा। इसके बाद आगे नेगेटिव साइन है, ये 1/2 और 21 ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं और यहां पर क्या रह गया है, वो 13 रह गया है। सो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो एक चीज, ये 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 11 जा 33, 33 में से 13 माइनस करेंगे तो ये क्या रह जाएगा, यहां पर एक्चुअली ये रह जाएगा 20, तो ये 20 रह जाएगा। और इसके साथ यहां पे 1/2 इंटू 21, तो 2 1 जा 2, 2 10 जा 20 होगा, 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 210 आ जाएगा। और आप नोटिस करें तो 210 कहां पर आपको देखने को मिल रहा है, इट इज इन बीटा ऑप्शन। सो बीटा इसका राइट आंसर होगा। तो वो जो एरिया हमने निकालना था शेडेड रीजन का, वो आप इस अप्रोच के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। सो इन दैट क्वेश्चन कहा गया फाइंड द मिसिंग नंबर। आपको मिसिंग नंबर देखना है और ये वो मिसिंग नंबर है, क्वेश्चन मार्क, और ये आपको नंबर्स यहां पे नजर आ रहे हैं। अब आपको एक्चुअली करना क्या होगा, उसी तरह से पैटर्न डेवलप करना है, डिफरेंट तरह से सोचेंगे आप और फिर अल्टीमेटली देखेंगे कि क्या चीज यहां से निकल के आ रही है। अब यहां पर जो एक्चुअल अप्रोच है इस क्वेश्चन की, मैं उसी पे बात करने जा रहा हूं। आप नोटिस करें तो ये जो 7 है और 8 है, अगर आप 7 और 8 को ऐड करेंगे तो वो आएगा 15। 7 + 8 क्या होता है, 15 होता है। अच्छा जी, 7 + 9 क्या होता है, तो 7 + 9 होता है 16। अब आप एनालिसिस करें तो इन दोनों के एडिशन से 15 आ रहा है, इन दोनों के एडिशन से 16 आ रहा है, यहां पे 5 और 6 लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहां पे पैटर्न डेवलप करूं तो इनको ऐड किया 15, उसमें से 10 माइनस करें तो आपको 5 देखने को मिल रहा है। बिल्कुल इसी तरह से इन दोनों को ऐड किया 16, इसमें से आप 10 माइनस करें तो क्या आपको देखने को मिल रहा है, 6 देखने को मिल रहा है। और यही पैटर्न आप जरा नीचे भी अप्लाई करें। 20 और 10 को अगर आप ऐड करेंगे तो इट विल बी 30, और 30 में से भी आप 10 माइनस कर दें तो यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर 20 आना चाहिए। तो क्या वो 20 ऑप्शंस में मौजूद है? सो यस, इट इज इन बीटा ऑप्शन, तो बीटा इसका आंसर हो जाएगा। सो इस तरह से, इस लॉजिक के साथ, इस पैटर्न के साथ हमें बीटा इसका आंसर मिल रहा है। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ और एक और आइडिया को देखते हैं। दिस टाइम हमें क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इफ X son is Y's son's cousin, तो ये एक स्टेटमेंट आ गई है जिसमें बेसिकली ब्लड रिलेशंस का जिक्र हो रहा है और हमसे कहा जा रहा है देन रिलेशन ऑफ Y to X। तो आपको रिलेशन बताना है किसका, Y का X से। ये चीज बड़ी मैटर करती है कि आपका किससे किसका रिलेशन पूछा जा रहा है। जैसा कि आपका आपके वालिद साहब से क्या रिलेशन होगा, तो आप जब अपने वालिद साहब को बुलाएंगे तो वालिद साहब कह के, फादर कह के, अब्बू कह के बुलाएंगे, लेकिन आपके वालिद साहब आपको फादर कह के नहीं बुलाएंगे, वो आपको बेटा कह के बुलाएंगे। सो इसमें इस चीज का ख्याल रखना होता है कि आप किस तरफ से किस तरफ के रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ये बड़ा मैटर करता है। बहरहाल अब हम इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपने करना कैसे है, तो मैं सजेस्ट करता हूं कि जब भी हमारे पास ब्लड रिलेशंस का सवाल आए तो हम फ्लो चार्ट की हेल्प लेते हैं। अब फ्लो चार्ट का की क्या सेंस है, सबसे पहले कहा जा रहा है जी कि एक्स सन यानी कि एक्स का बेटा। सो लेट्स से यहां पे कहीं एक्स है और हम बात कर रहे हैं एक्स के बेटे की, तो ये वो है एक्स का बेटा। तो एक्स से उसकी तरफ क्या रिलेशन बन रहा है, वो बेटे का रिलेशन बन रहा है, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक्स उसको क्या कह के बुलाएगा, वो बेटा कह के बुलाएगा। तो आप इस अप्रोच के साथ इसकी तरफ एरो शो करें ताकि आप डिफाइन कर दें कि आप किस तरफ से किस तरफ बात कर रहे हैं। अब इस चीज को मैंने डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद जो दूसरा सेक्शन है वो क्या है, वाइज सन्स कजन। अब इस चीज को समझिएगा, देयर इज अनदर कैरेक्टर वाई। अब Y का कोई सन है, अगेन ये कौन है, ये अब Y का सन है।
अब इस चीज को हमें समझना है कि वो जो x का सन था वो एक्चुअली कौन था? x का सन इज y's सन्स कजन, यानी कि y के सन का कजन जो है वो ये है जो कि x का बेटा है। तो यहां पर ये जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? वो कजन का होगा। सो यहां पर मैं इस तरह से इसको लिख लेता हूं कि इसका कजन ये है। अब इट इज वेरी मच क्लियर कि अगर ये इसका कजन है तो ये इसका कजन होगा, और इन दोनों कजन्स के ये कौन है? ये उनके रिस्पेक्टिव पेरेंट्स हैं। लाइक अगर x का ये बेटा है तो x कौन होगा? x उनके पेरेंट्स में से कोई होगा। अब क्योंकि ये नहीं पता कि x मेल है या फीमेल है, तो अगर मेल होगा x तो फिर ये फादर होगा, और अगर x फीमेल होंगी तो फिर ये मदर होंगी। सो राइट नाउ मैं ये पेरेंट लिख रहा हूं, और यहां पर भी अगर y का सन ये है तो इसका इनसे क्या रिलेशन होगा? तो y किस में आ जाएगा? उनके पेरेंट में आ जाएगा। अब आप इसको सिंपली इस तरह से सोच सकते हैं कि ये दोनों कजन्स हैं और फिर इनके पेरेंट्स क्या होंगे? सो इट्स वेरी मच क्लियर कि आप और आपके कजन, तो उनके जो पेरेंट्स होंगे वो आपस में भाई बहन, भाई भाई या बहन बहन हो सकते हैं। सो इसका मतलब यह है कि ये दोनों ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, दोनों सिस्टर्स हो सकती हैं, या दोनों क्या हो सकते हैं? ब्रदर्स हो सकते हैं। अब अगर आप ऑप्शंस में देखें तो ब्रदर ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शंस में सिस्टर मौजूद है। सो दैट इज व्हाई हम यहां पे क्या चूज करेंगे? हम यहां पे डेल्टा सिस्टर को चूज कर रहे होंगे, और इसका राइट आंसर डेल्टा हो जाएगा। अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में वी हैव अनदर फिगर, एंड इन दैट फिगर आपसे कहा जा रहा है कि जी एरिया बता दो किसका? शेडेड रीजन का। नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। वी कैन सी देयर इज अ रेक्टेंगल, और इट इज अ रेक्टेंगल, सो क्लियरली यहां पे 90 का एंगल होगा। अब आप फोकस करें तो अगर मैं सिर्फ इतने हिस्से का आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया पूछ लूं तो ये एरिया कैसे आएगा? हाफ बेस इनटू हाइट। तो 90 के सामने ये तो हाइपोटेन्यूज है, ये वाली जो लेंथ है दिस वन, तो इनमें से ये लेट से बेस है, ये हाइट है, तो एक बेस और एक हाइट हो जाएगी। सो इसका मतलब है ये एक ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब इस तरह की कितनी ट्राइंगल्स हैं? आप एग्जैक्टली देखें, इसमें भी बेस हाइट वही है, इसमें भी बेस हाइट वही है, और यहां पर भी बेस हाइट वही है, तो ये सेम ट्राइंगल्स हैं। तो ये कितनी ट्राइंगल्स हैं? तादाद में 4। तो एक का एरिया निकाल लिया, और अगर मुझे चारों का एरिया निकालना है तो एक के एरिया को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो चारों का एरिया आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 1 2 2 2 4, सो इट विल बिकम 2xy, और आप देखें तो 2xy किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है? सो इट इज इन बीटा ऑप्शन, सो बीटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहां पे अगेन वी हैव अ फिगर, और इन दैट फिगर आपसे कहा क्या जा रहा है? इस चीज को समझिएगा। इन द फिगर बिलो, ये जो आपको फिगर नजर आ रही है, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो यहां पर ये जो आपको ट्राइंगल इसके अंदर नजर आ रही है, इसका आपने एक्चुअली एरिया फाइंड करना है यहां पर, और वो ट्राइंगल क्या है? ABC। ये ABC ये आप देख रहे हैं। मजीद आपको ये कहा जा रहा है so that circle with center at O has radius 5। so यहां पर आपको ये सर्कल नजर आ रहा है, और इस सर्कल का सेंटर O पे है, और आपको बता दिया गया है कि इसका रेडियस 5 है। अब इस चीज को समझिएगा कि यहां पर ये रेडियस होगा, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? 5, और ये जो डिस्टेंस है ये भी रेडियस है, ये भी 5 होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि A से लेके C तक की लेंथ क्या हो जाएगी, तो 5 + 5 बेटे ये टोटल हो जाएगी 10। अब मुझे ये इंफॉर्मेशन कैसे हेल्प आउट करेगी इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने में? अब इस चीज को आप लोग फोकस कीजिएगा, और इसके लिए बेसिकली हमें रिकॉल करना होगी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास कोई एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल, सो सेमी सर्कल का एक एंड ये है और एक एंड ये है, और इन दो एंड्स के अलावा इस सेमी सर्कल के ऊपर आप कोई एक पॉइंट ले लो अपनी मर्जी का, रैंडमली लेट से मैं यहां पर ये पॉइंट ले लेता हूं। सो अगर मैं इस सेमी सर्कल के एंड को इस पॉइंट से ज्वाइन करूं और सेमी सर्कल के इस एंड को भी इस पॉइंट से ज्वाइन करूं, तो यहां पर जो एंगल बनता है वो हमेशा राइट एंगल होगा, एंड द प्रॉपर्टी इज एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अब आप इस प्रॉपर्टी के साथ इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे कैसे? अब आप नोटिस करें, सो हमारे पास ये एक सेमी सर्कल है,
दिस इज एक्चुअली सेमी सर्कल। उसकी रीजन ये है कि ये क्यों सेमी सर्कल है, क्योंकि ये जो लाइन है ए सी, ये सर्कल का डायामीटर है, क्योंकि ये सेंटर में से लाइन पास कर रही है ना, तो ये जो डायामीटर के एक साइड पे होगा ये हाफ सर्कल हो जाएगा ना, ये सेमी सर्कल होगा। अब आप नोटिस करें तो सेमी सर्कल का एक एंड ये है और सेमी सर्कल का एक एंड ये है, और इस सेमी सर्कल के ऊपर एक आपने ये पॉइंट ले लिया, तो आप यहां से इसे ज्वाइन करें और यहां से इसे ज्वाइन करें तो ये जो एंगल बनेगा वो 90 का एंगल होगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज अ राइट ट्रायंगल। अब इस राइट ट्रायंगल में ये जो 10 है ये 90 के सामने है, तो ये क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, और जो बाकी दो साइड्स हैं उनमें से कोई एक परपेंडिकुलर होगा और कोई एक क्या हो जाएगी, वो बेस हो जाएगी। अब क्योंकि ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है और अगर आपको उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हाफ बेस इनटू हाइट, हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, और यहां पर एज से मुराद उसकी हाइट है ना, या जिसको आप परपेंडिकुलर कह सकते हैं। अब यहां पर अगर आप नोटिस करें, सो इन दैट ट्रायंगल हम पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज क्या है 10, तो ये 10 स्क्वायर होगा, तो ये हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा। अब यहां तक पहुंचकर आप फेमस रिजल्ट रिकॉल कर लें जो कि यूजुअली राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर हो रहा होता है, और वो रिजल्ट क्या है, वो ये है कि 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल 10 स्क्वायर। अब ये बहुत एक फेमस रिजल्ट है ना, जो कि अक्सर बेशतर आप राइट ट्रायंगल्स में देखते हैं। सो यहां पर इस रिजल्ट को फॉलो करते हुए अगर आप देखें यहां पर भी 10 स्क्वायर है, यहां पर भी 10 स्क्वायर है, तो इसका मतलब है इनमें से कोई एक 8 स्क्वायर होगा और कोई एक 6 स्क्वायर हो जाएगा। सो यहां से परपेंडिकुलर 8 और बेस 6, तो मैं ये कंसिडर कर सकता हूं। सो यहां पर क्या हो जाएगा, हाफ बेस ले लें आप लेट से 6 और परपेंडिकुलर ले लें आप 8, जिसको मैंने एक्चुअली हाइट लिखा हुआ है, 8 जो है हाइट के लिए लिखा है, दिस इज एक्चुअली परपेंडिकुलर ना। अब आप इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, सो यू विल सी कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो 24 आ जाएगा। तो मैंने इस अंडरस्टैंडिंग के साथ देखा कि इस ट्रायंगल का एरिया 24 हो सकता है, और आप नोटिस करें तो वो 24 ऑप्शंस में भी मौजूद है। सो दैट इज व्हाई वी विल गो विद द चार्ली ऑप्शन, तो चार्ली इसका आंसर कर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं यहां पर एक और क्वेश्चन को। इन दैट क्वेश्चन यहां पे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k। अब इस बात को हम लिखते कैसे हैं कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, k के, ये बताया गया है। फिर ये कहा जा रहा है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, जिक्र किसका हो रहा है, y का ही जिक्र हो रहा है कि वही y जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब इनवर्सली का वर्ड आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो 1/, हो जाएगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, टू h, तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h। अब आप इन दोनों बातों को इकट्ठा कर दें तो y इज प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली किसके है, k के है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, h के है, तो नीचे क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। तो ये उन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर ये बनेगा। अब आप ये जानते हैं कि जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करेंगे, इस सिंबल को खत्म करेंगे, तो कांस्टेंट लगेगा। अब आपको बताया यहां पर ये जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन। सो आपको बताना है कि ऑप्शंस में से कौन सी इक्वेशन है दैट सेटिस्फाइज दीज कंडीशन, जो ऊपर हमने कंडीशंस पढ़ी हैं, ये दो कंडीशंस इनको सेटिस्फाई कर रही हो। इफ x इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो वो जो कांस्टेंट लगेगा प्रोपोर्शनैलिटी का वो x होगा। सो यहां पर इस प्रोपोर्शनैलिटी की जगह जब मैं इक्वल लगाऊंगा तो कांस्टेंट लगना है, और बता दिया गया है कि वो कांस्टेंट क्या है, वो x है, और आगे उसी तरह से k/h आएगा और यहां पर y आ जाएगा। सो फाइनली इट विल बिकम y इक्वल xk/h, और xk/h आपको नजर आ रहा है चार्ली ऑप्शन में, xk या kx लिखा है, एक ही बात है, तो चार्ली इसका आंसर हो जाएगा। सो दिस इज द इक्वेशन जो कि आपसे पूछी जा रही थी कि वो कौन सी एक इक्वेशन है जो कि इन कंडीशंस को बता रही है, तो वो चार्ली इक्वेशन है। आई होप सो दैट मेक सेंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और एक और आइडिया को डिस्कस करते हैं। दिस टाइम आपसे कहा जा रहा है जी कि एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर 45% जो स्टूडेंट्स हैं ना डिड नॉट क्लियर द टेस्ट। सो अब अगर हम उस स्कूल की बात करें तो उसके अंदर जितने भी टोटल बच्चे होंगे, इट इज कंसिडर्ड टू बी, टोटल का मतलब क्या होता है 100%। तो उस 100% में से
45% जो है वो क्या हो गए हैं, उन्होंने क्लियर नहीं किया टेस्ट, इसका मतलब है कि वो फेल हो गए हैं। अब मजीद यहां पे कहा जा रहा है वाइल द रिमेनिंग, तो जो बाकी बच गए हैं मैनेज्ड टू पास, तो 100% में से अगर 45% फेल हो गए हैं तो फिर रिमेनिंग कितने बचेंगे, तो 100 में से 45 एक तरफ करेंगे तो वो 55% होंगे, और 55% किसका, ऑफ टोटल, यानी जो भी टोटल होंगे बच्चे उनका 55% क्या हो गए हैं, वो पास हो गए हैं। तो इस बात को अब मैं कैसे लिखूंगा, 55% ऑफ टोटल इक्वल क्या होंगे, पास स्टूडेंट्स के हो जाएंगे। अब यहां पर इसको इक्वेशन बनाएं तो 55% ऑफ, बेटे याद रखिएगा कि इस तरह की सिचुएशंस के अंदर जब ऑफ लिखा होता है तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये इसमें टिप है जिसे आप याद रखें। आगे क्या वर्ड है, टोटल का वर्ड है, तो टोटल, और ये इक्वल क्या होंगे, पास स्टूडेंट्स के। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये कहती है कि जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स थे जो पास हो गए थे वो तादाद में कितने हैं, 550 हैं, यानी ये तादाद 550 की है, तो पास की जगह मैं क्या लिख लेता हूं, 550 लिख लेता हूं। सो फाइनली यहां पर ये 55 वन जा 55 और साथ ये 0 है, तो ये 100 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और यहां पर सिर्फ क्या रह जाएगा, टोटल। तो इसका मतलब यह है कि टोटल जो स्ट्रेंथ थी वो क्या थी, वो 1000 की थी, और यही आपसे पूछी जा रही है कि टोटल स्ट्रेंथ आप बताएं उस स्कूल में, तो वो क्या होगी, वो 1000 होगी। ऑप्शंस में देखें तो वो कहां पर मौजूद है, इट इज इन बीटा ऑप्शन, सो बीटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट को, एक और आइडिया पे बात करते हैं। दिस टाइम वी हैव एन इक्वेशन, और ये इक्वेशन देखकर आपसे कहा जा रहा है कि इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करें। अब यहां पे सबसे पहली जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि -a को अगर आप इधर शिफ्ट करें तो ये +a होगा, और उधर ऑलरेडी +b मौजूद है, और इक्वल के इधर क्या रह जाएगा, 3। तो इसी बात को मैं मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकता हूं कि a + b एक्चुअली 3 है। अब ये कर लेने के बाद आप इस पे फोकस करें, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो ये a² - b² क्या होता है, a + b इंटू a - b होता है, ऐसे ही है। और डिनोमिनेटर में क्या मौजूद है, b - a, अगर मैं यहां से नेगेटिव कॉमन ले लूं तो ये -a हो जाएगा +a, और ये +a हो जाएगा, +b हो जाएगा -b। अब आप समझ सकते हैं कि मैंने नेगेटिव क्यों कॉमन लिया, ताकि ये a - b सेम टू सेम हो जाए। सो ये कैंसिल हो गया, और यहां पर सिर्फ क्या बच गया है, a + b बच गया, और a + b की वैल्यू क्या है, 3 है, तो एक तो a + b की जगह 3 आएगा, और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं -1 बच गया है। सो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, ये -3 बन जाएगा। अब आप नोटिस कर सकते हैं कि -3 कहां पर मौजूद है, इट इज इन डेल्टा ऑप्शन, सो डेल्टा इसका राइट आंसर होगा। तो ये बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है अरिथमेटिक का, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना था, सिंप्लीफाई करना था, एंड यू विल गेट योर आंसर। अब हम प्रोसीड करते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, और इसको देखते हैं। इन दैट क्वेश्चन कहा गया कि एक नंबर है, अब मुझे नहीं पता वो क्या नंबर है, लेट्स से वो नंबर है n, और उसको बढ़ा दिया गया है इतने %। अब इस चीज को समझिएगा, कुछ देर पहले जब हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हमने 20% बढ़ाया था, तो मैंने आपको कहा था कि 100 में 20 बढ़ाना है, और जब आपको डिक्रीज करना होता है तो वो भी 100 में से डिक्रीज करना होता है। सो यहां पर वो नंबर है n, और उस नंबर के अंदर ये जो लिखा है ना वर्ड इंक्रीज्ड बाय इतने %, सो इसका मतलब होगा, इसको एक्चुअली आप लिखेंगे तो ये बनेगा 37.5% ना, दिस इज एक्चुअली 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है ना, तो ये 37.5% बनेगा। तो जब आप इंक्रीज्ड बाय 37.5% करेंगे तो ये हो जाएगा 137.5%। 100% में आप 37.5% बढ़ा दोगे, क्योंकि इंक्रीज का वर्ड है, तो ये बन जाएगा। तो उस नंबर में मैंने ये बढ़ा दिया है 37.5%। ये बढ़ाने के बाद कहा जा रहा है कि जो रिजल्ट है वो क्या है, वो 33 है, यानी कि इस सारे का आंसर किसके इक्वल आएगा, 33 के इक्वल आएगा, ये आपको कहा गया है। और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द नंबर, यानी वो जो नंबर n था, आपने बेटे उसी नंबर को फाइंड आउट करना है। सो अब इसके लिए क्या किया जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये n मौजूद है, यहां पे ये 137.5 का मतलब होगा
137.5 तो है, और परसेंटेज की वजह से डिवाइडेड बाय 100, और ये इसके किसके इक्वल होगा, ये 33 के इक्वल आ जाएगा। तो पहली बात कि ये इस तरह से हो जाएगा। मजीद आगे क्या करना है, आगे आपको इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। इसमें जो मैं आपको एक छोटी सी टिप दूंगा वो ये है कि ये लिखा हुआ है 137.5 है, तो ये जो 0.5 है ये 1375 डिवाइडेड बाय आप 10 लिख सकते हैं, क्योंकि 1375 डिवाइड बाय 10 लिखेंगे तो 137.5 ही बनेगा, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है वो 100 मौजूद है, और ये इक्वल आएगा किसके, 33 के। अब आप इसको यहां से सिंप्लीफाई कर लें, वो जो डेसिमल था वो अब यहां पर ये डेसिमल एग्जिस्ट नहीं करता, आपने उसके लिए नीचे 10 लगा दिए। सो फाइनली जब आप यहां से n को कैलकुलेट करोगे तो वो क्या आ जाएगा, वो 24 आ जाएगा। ऑप्शंस में वो कहां पर मौजूद है, इट इज इन डेल्टा ऑप्शन, सो डेल्टा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो यहां पे कहा जा रहा है average, so it is question related to average, so average of two numbers, दो नंबर्स हैं, let's say वो नंबर्स हैं a and b। तो दो नंबर्स की एवरेज कैसे निकालते हैं, तो दोनों को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं तो एवरेज आ जाती है। तो वो जो एवरेज है वो कहा जा रहा है इज, तो इज की जगह इक्वल लगेगा, हेल्पिंग वर्ब की जगह बेटे इक्वल लगाते होते हैं, तो इज और आगे 40 है तो यहां पर 40 आ जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो दो नंबर्स हैं ए और बी, उनका सम क्या होगा, 2 इधर आकर 40 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 80। तो उन दो नंबर्स का सम 80 है, पहली बात आपको ये पता लग गई। फिर कहा जा रहा है कि जो उनका डिफरेंस है वो क्या है, वो 10 है, ये आपको बताया गया है। डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, उन नंबर्स का जो फर्क है वो 10 है। लेट्स से उनमें जो दो नंबर्स हैं ए और बी, बड़ा नंबर ए है, छोटा नंबर बी है, तो ए में से बी निकालेंगे तभी डिफरेंस आ जाएगा। तो a माइनस बी जो कि डिफरेंस है वो क्या है, वो 10 है। तो आप इसको सॉल्व कर लें। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें, प्लस बी माइनस बी कैंसल, a प्लस a 2a होगा, और यहां पर ये 90 बन जाएगा, और a कितना आ जाएगा, ये 45 आएगा। तो एक उनमें से नंबर जो a है उसके बारे में पता चल चुका है कि वो 45 है। दूसरा नंबर भी जान लेते हैं। तो इस a की वैल्यू को उठा के लेट से मैं इस इक्वेशन में पुट कर लेता हूं। तो यहां पर a प्लस बी के अंदर a की जगह 45 प्लस बी, और ये इक्वल किसके है, ये 80 के इक्वल है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35 आ जाएगी। तो दोनों नंबर्स आ गए। अब आपसे कहा जा रहा है व्हाट इज द स्मॉलर नंबर, तो उनमें छोटा नंबर कौन सा है, तो एक है 45, एक है 35, तो जो स्मॉलर है वो क्लियरली 35 है। ऑप्शंस में देखेंगे तो ये कहां पर मेंशन्ड है, अल्फा ऑप्शन में, तो अल्फा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। यहां पे आपसे कहा जा रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। सो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये इक्वेशन आपको गिवन है। इस इक्वेशन में आप फोकस करें तो लॉगरिथम मौजूद है। सो लॉगरिथम को हैंडल करने के लिए पहले आपको इसका बेसिक रिजल्ट रिकॉल करना होगा। अब बेसिक रिजल्ट ये है कि अगर एक इक्वेशन है जो कुछ इस तरह से है, y इक्वल लॉग x टू द बेस a, अगर हमारे पास इस तरह की कोई इक्वेशन एग्जिस्ट करती है, और ये इक्वेशन अभी आपको किसकी वैल्यू बता रही है, y की वैल्यू बता रही है। आप चाहते हैं यहां से x को कैलकुलेट करना। इस इक्वेशन से अगर आपने x को कैलकुलेट करना है तो इसका तरीका ये होता है कि बेस में क्या लिखा है, a, तो यही बेस a जो है उधर जाएगी, और इक्वल की दूसरी तरफ भी जाकर ये बेस ही बनेगी, और वहां पर जो भी चीज है वो कहां पे चली जाएगी, पावर में चली जाएगी। तो वो y है वो कहां चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो देन यहां से हम ये रिजल्ट डेवलप कर सकते हैं। अब आप इसी थॉट के साथ इधर आ जाओ। अब यहां पर आपने फाइंड करना है इस x को, तो ये कर लेते हैं। अब यहां पे आप नोटिस करें तो बेस में क्या है, 32। तो एज पर द अंडरस्टैंडिंग जैसे यहां से बेस ए उधर चली गई थी, यहां से इस 32 को भी हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, और वहां पे जो भी चीज है वो कहां पे चली जाएगी, पावर में चली जाएगी। तो 0.8 को हमें कहां पे लिखना है, पावर के अंदर लिखना है। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, वो ये है कि ये जो 0.8 होता है ये एक्चुअली होगा 8/10, और 8/10 का मतलब होगा 4/5। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि यहां पर आप इस 0.8 की जगह लिखेंगे 4/5, और ये जो 32 होता है हम जानते हैं ये 2 की पावर क्या होता है, 5 होता है, और यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप क्लियरली देख सकते हैं ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, और 2 की पावर 4 का मतलब है 16।
सो ये जो x होगा ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये 16 के इक्वल आ जाएगा। और यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। आप देख सकते हैं इट इज इन डेल्टा ऑप्शन, सो डेल्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, एंड हियर वी हैव। इस बार आपसे कहा गया विच वन इज ग्रेटेस्ट। तो यहां पर ये जो चार ऑप्शंस गिवन हैं इनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपसे पूछी जा रही है कि वो क्या होगी। अब अगर हम इस क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करने चले जाएं तो वो तो बहुत टाइम टेकिंग और बहुत कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन अगर आप कुछ बेसिक रिजल्ट्स याद रख लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा। अब वो बेसिक रिजल्ट क्या है? बेसिक रिजल्ट यहां पर ये है कि 2 की पावर 1/2 हमेशा लेस होता है, यानी इसकी वैल्यू लेस होती है किससे? 3 की पावर 1/3 से। ये बात एक तो आपको याद रखनी है। और जो 3 की पावर 1/3 है ये ग्रेटर होती है 4 की पावर 1/4 से। 4 की पावर 1/4 ग्रेटर होता है 5 की पावर 1/5 से। 5 की पावर 1/5 ग्रेटर होता है 6 की पावर 1/6 से। और ये इसी पैटर्न में आप इसको आगे भी सोच सकते हैं, यानी जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे वैल्यू छोटी होती जाएगी। ये आप देख सकते हैं ये स्मॉलर हो रही है ना, ये स्मॉलर हो रही है, ये स्मॉलर हो रही है। तो ये इसके अंदर आपको याद रखना है। तो अगर आप इसको ओवरऑल मिला लें तो हमें समझ आता है कि 3 की पावर 1/3 2 की पावर 1/2 से भी बड़ा है और 3 की पावर 1/3 बड़ा है इन सब से भी। सो ओवरऑल यहां पर अगर आप ग्रेटेस्ट ढूंढ रहे हैं तो वो क्या होगा? वो ये होगा, जिसका मतलब है 3 की पावर 1/3। यहां पर इस 3 का मतलब 1/3 ही होगा ना। सो 3 की पावर 1/3 जो है वो क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो इन दो रिजल्ट्स की बेस पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं बीटा इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है।